नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। सियासत की दृष्टि से बेहद अहम दिन हम ये चर्चा कर रहे हैं पटना में। पटना की जो दो बेहद महत्वपूर्ण पहचान है, गोलघर और गंगा, बिल्कुल उसके किनारे खड़ा होकर हम बात कर रहे हैं। ऐसे मौके पर जबकि बिहार की सियासत ऐसा लगता है कि किसी दुविधा की मोड़ पर कहीं खड़ा है। कैसे ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं नवल किशोर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी से, जेडीयू से डॉक्टर सुनील जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से हरखू झा जी हैं और आरजेडी से चितरंजन जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने कहा कि ये दुविधा का दौर है बिहार की सियासत के लिए, और ये दुविधा कई तरह की दुविधा है। दुविधा ये है कि युवा को चुने या अनुभवी को चुने। दुविधा ये है कि किन सिद्धांतों की ओर झुका जाए। दुविधा ये है कि देश की किस सियासत की किस धारा को चुना जाए। क्या विकास ही एकमात्र पैमाना है या इसके पीछे कुछ अंतर्धारा भी निहित है। ये तमाम बातें समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो अनुभवी पैनल में लोग मौजूद हैं, उनसे हम विस्तृत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नवल जी, ये जो दुविधा है, अभी की जो दुविधा है, सबसे बड़ी दुविधा वो ये है कि यूथ को लगता है कि जैसे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है सत्ता से, इसलिए वो एक नई खोज कर रहा है, नई तलाश की ओर है। नहीं, ऐसा आपको लगता होगा या लगता है। देखिए, बिहार में जो सदियों तक आज़ादी के बाद से जो अविकसित बिहार था, लूटा बिहार था, यहाँ कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिहार में काम नहीं हुआ। गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया। गांवों में बिजली के नाम पर लोग सुनते थे, जानते नहीं थे, देखते नहीं थे। गांवों में नल का जल मिला। गांवों में बेटियों और बहनों को प्रतिष्ठा बचाने के लिए शौचालय बनाए गए। हमारी बेटियां स्कूल में नहीं जाती थी, उसको उन्नत बनाने के लिए तरह तरह के सरकार ने योजनाएं बनाए। उसको पोशाक योजना, क्रेडिट योजना और कई तरह की योजनाएं दी गई। लेकिन युवा तो आज के दिन में युवा रोजगार की बात करना चाहता है। रोजगार कोई छप्पर से टपक नहीं जाता है। जब आपके यहाँ ग्रोथ बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, आपके इंस्टीट्यूशन बढ़ेंगे, विश्वविद्यालय बढ़ेंगे, तभी रोजगार हो सकता है। रोजगार कोई बेल के तरफ, आम के तरफ फरता नहीं है वृक्ष में। ये आप किसी को झूठा दिलासा दे सकते हैं। बहुत अहम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी पर मनमोहन सिंह जी ने भी कभी कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, और उनकी बहुत खासी आलोचना हुई थी। आप भी वही कह रहे हैं कि रोजगार पेड़ पे नहीं उगता। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, जब तक कोई राज्य का ग्रोथ नहीं होगा, राज्य को जब तक हम विकसित नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, तब तक। और जहां तक सर्विस का सवाल है, नौकरी का सवाल है, एक मुश्त हमारी सरकार ने 4 लाख शिक्षकों की बहाली किया। हमारी सरकार ने लेक्चरर की बहाली की, मतलब कोई नर्सेज का बहाली किया, पुलिस की बहाली की। कोई ऐसा सेक्टर अछूता नहीं है जहां हमारी सरकार ने बहाली नहीं किया है। और जो लोग लालच देके अपनी बात को रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। लेकिन बिहार के लोग, हर आदमी को पता है, हर पार्टियों के ट्रैक रिकॉर्ड पता है कि कौन क्या करने वाला है, वो सब जानती है, और उसी पर मतदान होगा। दूसरा और कोई मतदान का चलिए, ट्रैक रिकॉर्ड पर मतदान होगा। हमारे साथ वेद प्रकाश भी मौजूद है। हम उम्मीद करेंगे वेद आप मंच के पास आए, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। वेद हमारे साथी इस चर्चा में साथ में रहेंगे। क्या वाकई रोजगार अभी का मुद्दा नहीं है? क्या लगता है आपको? नहीं, रोजगार तो मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, और इसीलिए हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने जो अपनी घोषणा पत्र में जो डाला है, बेरोजगारी को 10 लाख नौजवानों को हम पहला कैबिनेट में रोजगार देंगे। और सारी हमारी उनके एलाइड पार्टी कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और माले ने जो समर्थन प्रदान किया है, वो उसी का कारण है कि बेरोजगारी और किसानों की समस्या है। ये तो मूलभूत समस्या तो बिहार की यही है, ये है। इसको कैसे इनकार किया जा सकता है? चलिए, हरखू जी ने कहा कि ये मुद्दा है, आप भी मानेंगे कि ये मुद्दा है, क्योंकि आपके नेता ने ये कॉल दिया है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज के लिए हम ये जानना चाहते हैं, अगर ये मुद्दा है तो सिर्फ चुनाव में क्यों उठा? इसके पीछे आपने कितने आंदोलन किए पिछले 15 साल में?
ये पिछले 15 साल में लगातार आवाज उठती रही है। आंदोलन सड़क पे कितने सड़क आंदोलन पर भी आंदोलन हुआ है रोजगार को लेकर? रोजगार को लेकर। लेकिन अब चूंकि जनता को फैसला लेना है, 15 साल तक जो सरकार केवल जो है सो लॉलीपॉप दिखाकर और हसीन सपने दिखाकर, सपना बेचकर जो इतना दिनों तक सत्ता में काबिज रही, और आज स्थिति यह है कि बेरोजगारी का दर सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है, 46.6 पर चला गया है। जो आप देखें अभी लॉकडाउन की स्थिति में जिस ढंग से काफ़ी संख्या में बिहार से जो लोग बाहर गए हुए थे, किस ढंग से हजारों मील पैदल चलकर आए, कितने लोग रास्ते में दम तोड़ दिए, पैर में फफोले पड़े हुए हैं, छोटे बच्चे लेकर, जो दर्दनाक सीन देखने के बाद में आज भी मन सिहर जाता है। ये स्थितियाँ जो देखने को भी तो मिली। आपको लगता है कि जो पलायन हुआ, बिहार से लोगों का पलायन हुआ, वो उसके पीछे मौजूदा सरकार है? निश्चित रूप से। जी सुनील जी, आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? क्या ये चुनावी मुद्दा है या आपको लगता है कि इसको लेकर बिहार के सियासतदान गंभीर है? देखिए, पहले तो जो आपने कहा कि बिहार की राजनीति दुविधा के स्टेज में है, देखिए दुविधा तब होती है जब दो वेरिएबल्स कंपेरेबल हों। जब विकास राज का जंगल राज से तुलना किया जाएगा तो कोई वेरिएबल नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास के काम किए हैं वो हर फील्ड में जो बुनियादी चीज़ें हुई, सड़क, बिजली, पानी कह लें, या आप शिक्षा, स्वास्थ्य कह लें, या फिर महिला सशक्तिकरण कह लें, कानून व्यवस्था कह लें, तो इन सब चीज़ों पे माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है। उस पर जनता ने मन बना लिया है कि जनता मुहर लगाएगी, इसलिए दुविधा नहीं है। रह गई बात आपकी दूसरी बात रोजगार की। देखिए, रोजगार एक मुद्दा है, लेकिन वो जुमलों के लिए, शगुफों के लिए, बेबुनियाद बातें कहने के लिए कि रोजगार का मतलब कदापि सरकारी नौकरी केवल नहीं होता। कोई व्यक्ति कह दे कि हम पहले बार में एक कलम से 10 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे, ये बेबुनियाद सा वाक्य है। इसका तो प्रतिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोजगार का मतलब होता है कि सरकारी नौकरियां भी हैं, प्राइवेट नौकरियां भी हैं, स्किल मिशन के तहत। नहीं, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपका मानना है कि पिछले 15 सालों में बहुत काम हुआ इसको लेकर, तो आखिर उद्योग धंधे क्यों नहीं निकल कर आए? उल्टा बंद होने की स्थिति क्यों पैदा हुई? देखिए, रोजगार की बात अभी करें, एक सेंटेंस करके मैं कंप्लीट करता हूं कि रोजगार का मतलब रोजगार के अवसर भी हैं। रोजगार का अवसर है जब शिक्षा से लिंक्ड होता है। तो यहाँ कितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट आए हैं, यहाँ पर IIT आया है, CNLU आया है, IIM आया है, मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं, तो जहाँ टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज स्किल इंडिया के तहत खोले जाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे, ये बात नीतीश कुमार जी पर लोगों को भरोसा है। और जहाँ आपका जो सवाल था, मूल प्रश्न जो था आपका, उस प्रश्न का जवाब दे दें। क्या प्रश्न है कि आपको कल कारखाने? देखिए, आपको ये बता दूं कि अभी हाल के दिनों में जो हमारे मजदूर भाइयों का यहाँ पर आगमन हुआ, इसके लिए सरकार ने उद्योग में नीति में भारी बदलाव किया है। और कोरोना काल को देखते हुए अभी सब प्रक्रियाधीन ही है कि पूरी तरह सस्ता जमीन, वो सरकार जो लोन लेंगे रोजगार के लिए, उस लोन के लिए जो इंटरेस्ट सरकार देगी, और जितने बिजली के है उसको सस्ता मिलेगी, और पूरी उद्योग में प्रोत्साहन नीति के तहत, और इतना ताकि यहाँ के मजदूर भाइयों को रोजगार करने के लिए दूसरे राज्य पलायन नहीं करना पड़े, इसके लिए समुचित रूप से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनी है। कल कारखाने खुले हैं, नीतियां बनी हैं। आपका कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, वेद नवल जी भी इस पर कहना चाहेंगे बहुत कुछ। क्या वजह है कि आप कहते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा चाक चौबंद है, यहाँ पर औद्योगिक बहुत सारे काम हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क बनाने का काम आपने किया, शिक्षा का काम किया, फिर वो रास्ता क्यों नहीं बना पाई उद्योग को यहाँ लाने के लिए? देखिए, इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। जब भारत आजाद हुआ और बिहार प्रदेश बना और भारत की सरकारें बनी और बिहार और झारखंड एक राज्य था, जब यहाँ से मिनरल्स निकाले जाने लगे तो भारत सरकार ने तय किया कि यहाँ के जो मिनरल्स होंगे, जितना आपको राजस्थान में जितना पैसा में मिलेगा, जितना आपको कर्नाटक में मिलेगा, जितना आपको गुजरात में, उतना ही पैसा में बिहार को भी मिलेगा। हमारा मिनरल्स अगर उसको 10 रुपए टन दे रहे हैं तो मुझे भी 10 रुपए। हमारे यहाँ कोई समुद्री इलाका है नहीं, हमारे मिनरल्स को आप हमारे ही रेट में बाहर के प्रदेशों में भेज रहे हैं। तो जहाँ कनेक्टिविटी था जल से, वहाँ लोगों ने स्थापित किया और मेरे यहाँ स्थापित हुआ। आप हमारे यहाँ चावल हो रहा है और आप कर्नाटका में जिस रेट में चावल हमारे यहाँ से सप्लाई कीजिएगा, उसी रेट में दीजिएगा, तो हमारे यहाँ किसान मरेंगे, हमारे यहाँ जो खरीदने वाले मरेंगे। ये भारत सरकार के कांग्रेस पार्टी के दुरंगी नीति ने बिहार को पनपने नहीं दिया और जो उद्योग कांग्रेस के समय में लगा, वह भी उद्योग फेल होने का यही कारण रहा
कि जो हमारे minerals- नीतीश कुमार इसीलिए कह रहे हैं कि बंदरगाह नहीं है यहाँ पर, समंदर के नजदीक क्या तो इसीलिए शायद कल कारखाने नहीं लग पा रहे। नहीं, उसका दो कारण है। हमारे समुद्री पोर्ट नहीं है, यह तो एक अलग बात है। दूसरा, पीछे के काल में हमारे यहाँ सड़क नहीं था, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, और जो हमारे मिनरल्स पर जो भारत सरकार ने का अधिकार जमा दिया, अब तो झारखंड अलग हो गया। हमारे यहाँ तो सिर्फ जब राज्य हमको मिला था एनडीए को, तो सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक सवाल सर जी। कि 15 साल क्या काफी नहीं है विकास के लिए? 15 साल क्या काफी नहीं है यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए? और कितने साल चाहिए? अच्छा, आप अगर बिहार जानते हैं, बिहार को आप तो चैनल के लोग हैं, घूम रहे होंगे, क्या बिहार में जो 15 साल में विकसित हुआ है वो कम है? कोई ऐसा सेक्टर, मैं चुनौती देता हूँ, कोई ऐसा सेक्टर आप कह दिए जिसमें आगे नहीं बढ़ा है बिहार। आप जो यहाँ बुनियादी सुविधा के लिए तड़पते थे, लोग हॉस्पिटल के लिए तड़पते थे, सड़क के लिए तड़पते थे, आप पानी के लिए तड़पते थे, बिजली सझाऊ दिखाने भर भी नहीं आता। ये आपको इतना बड़ा पॉपुलेशन में 12 करोड़ पॉपुलेशन, नवल जी, आप जो बोल रहे हैं ना, स्कूल के बिल्डिंग नहीं थे। आज हमारे यहाँ स्कूल के बड़े बड़े इमारत थे, हमारे यहाँ 5 को 6 को विश्वविद्यालय था, 7 को। आज हमारे यहाँ अभी नया कम से कम 12 से 15 विश्वविद्यालय खुला है। मतलब ये कि 15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, कुछ बातें अगर आप कहते हैं आज समंदर नहीं है इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो अपने आप में निराशाजनक बात है, क्योंकि समंदर कल भी यहाँ नहीं होगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल भी विकास नहीं होगा? अच्छा, किस प्रदेश में जहाँ उनको जल मार्ग नहीं हो, हाँ। और जहाँ पीछे से उनका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ, कहाँ इंडस्ट्री ग्रोथ कर गया भारत में? जरा हमको बताइए। देखिए, सच पर पर्दा डालने से आप भ्रम पैदा कर सकते हैं, हम भ्रम पैदा कर सकते हैं। हमारे मिनरल्स को भारत सरकार ने जो कर्नाटक आपके शासित राज्य की बात बता देता हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा नोएडा हूँ। की बात कर ले सर, नोएडा की बात कर ले, जमशेदपुर की बात कर ली जाए, आइडा है वहाँ इंडस्ट्री एरिया है। जमशेदपुर हमारा इंडस्ट्री तो हमारे ही हाथ से चला गया, बिहार डिवीजन हो गया। मैं बात कर रहा हूँ वो बंदरगाह के नजदीक नहीं, उसके मिनरल्स हैं और उसको बहुत इंडस्ट्री नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों या उनके मिनिस्टर हों, उनकी दोहरी नीति हमेशा यही रहती है कि नवल भाई ने जब स्टार्ट किया तो बिहार को कांग्रेसियों के पिंडी से छुड़ाने का बुनियाद रखा। अब जब बात हो रही है तो वो झारखंड में चला गया। मैं आपको इनका बताना चाहता हूं कि जिस समय ये बात कर रहे हैं उस समय में बिहार में श्री बाबू मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2 टर्म प्लान, फर्स्ट इतना उन्होंने बिहार, संपूर्ण बिहार को, ये बिहार नहीं जो अभी हम लोग का बटा हुआ बिहार है नहीं, उसी में जितना एचईसी फैक्ट्री लगा, बरौनी थर्मल पावर लगा, तेलिया डैम बना, वीरपुर बैराज बना, जो भी बोकारो स्टील फैक्ट्री बना, एचईसी ये बैकन फैक्ट्री रांची में बना, जो भी बिहार सिंदरी कारखाना बना, जितने आईआईटी खुले, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, ये सब मेडिकल कॉलेज खुले, सब श्री बाबू का देन था। ये ठीक बात है कि फ्रेट रेट उस समय में जो भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था उसका ये था। उस समय में बिहार की आर्थिक स्थिति देश में तीसरी मानी जाती थी। हमारे यहाँ केरल, आंध्र प्रदेश को लोग किसने बिगाड़ी स्थिति? अच्छा, किसने बिगाड़ी स्थिति? ये बिगड़ी है बिहार की स्थिति, इधर 90 के दशक के बाद बिगड़ी है। आप नाम लीजिए ना। और नहीं 90 के दशक के बाद बिगड़ी है। किसने बिगाड़ी? और आप नाम ले, उसमें हम सब लोग हैं। आप नाम लीजिए ना। उसमें हम सब किसने लोग बिगाड़ी स्थिति? हम लोग सब लोग हैं। और किसने बिगाड़ी 90 के दशक में? किसने बिगाड़ी? जी। और जिसकी ये व्याख्या करना चाह रहे हैं हाँ। कि 15 साल का, वेद जी ने ठीक पूछा है कि 15 साल का समय कम नहीं होता है, और 15 साल में मुख्यमंत्री सिर्फ नीतीश कुमार रहे हैं। ठीक बात है, उन्होंने कुछ काम ऐसा किया है कि लोगों को दिखाने के लिए है, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं तैयार किया है कि बेरोजगारी मिट जाए। बेरोजगारी जहां हम लोगों ने 2014 में मनमोहन सिंह ने छोड़ा था 34 पॉइंट पर, वहां 46 पॉइंट पर पहुंच गया है। जहां हम लोगों ने शिक्षा का व्यवस्था जो कायम किया था वो चरमरा गया है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया है, बुनियादी सुविधा जनता की जितनी है सब गड़बड़ा गया है। विकास क्या हुआ है तो ये आपके पटना के गांधी मैदान में वो जो बगल में जो घर बन रहा है, सो जिसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। आपको बेली रोड पर बड़का म्यूजियम बन रहा है जिसको पब्लिक से कोई लेना देना है, सिर्फ पटना को चमकाने के लिए और सरकार उस पैसे से कमीशन खाने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए ये सब काम करवा रही है। चलिए, किसने बिगाड़ी स्थिति? उन्होंने कहा कि 90 के दशक में स्थिति बिगड़ गई। किसने बिगाड़ी स्थिति? 90 के दशक की बात जो कर रहे हैं उसमें कहीं कोई अति नहीं है। जो आर्थिक मंदी थी, आप बार 15 साल रखते हैं।
15 साल से नीतीश जी सरकार में है। जिस समय राजद की सरकार बनी थी बिहार में, जनता दल की, फिर बाद में राजद हुई, उस समय देश की या नहीं विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। और उसके बाद जब आर्थिक नीति में बदलाव हुआ और उसका जो आउटपुट आया, उसका लाभ नीतीश जी को मिला। जो नीतीश जी आज बार बार कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ? जो इंफ्रास्ट्रक्चर का दावा किया जा रहा है वह इनकी देन नहीं है। यूपीए की सरकार जब केंद्र में बनी, लालू जी, रघुवंश बाबू जैसे लोग वहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में आए, तो 15 साल में जितना पैसा राजद शासनकाल में बिहार को मिला था, उतना 1,40,000 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने बिहार गवर्नमेंट को दिया। तो आपके साथी ये कह रहे हैं कि 90 के दशक में बिगड़ा है सब। नहीं, 90 के दशक में वो जो कह रहे हैं उसको आप दूसरे रूप में ले रहे हैं। वो जो कह रहे हैं उसका भाव मान्य से अपने आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, यूपीए सरकार में 1,40,000 करोड़ रुपया मिला एक साल में। और 2005 में जो ये हल्ला किए जंगल राज, तो देखिए एक सामाजिक बदलाव आया उस समय। जो विकास की राशि कुछ खास लोगों पर खर्च हुआ करता था, जिसका लाभ आम लोगों के, समाज के अंतिम पायदान के लोगों को नहीं मिलता था। लालू जी ने उसे आगे किया और वह जो विकास की राशि जो थी वह सब पर खर्च होना शुरू हुआ और स्थितियां बदली। और जब जिस समय बिहार में सरकार बनी राजद की, उस समय सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन जब 2005 में सौंपा गया, उस समय इनको जो है सो माने आर्थिक स्थिति, सुदृढ़ आर्थिक स्थिति दिया गया। सुदृढ़ स्थिति। मैं सुनील जी से जवाब ले लेता हूं। एक बात पहले जो बार बार लोग जो दावा करते हैं उस पर मैं कहना चाहता हूं कि क्या किए लोग। 2005 में जंगल राज सुप्रीम कोर्ट ने इनको महाजंगल राज कह दिया। मैं उसको नहीं कहना चाहता हूं। केवल प्रचार और विज्ञापन के अलावा कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो दिखा रहे हैं उपलब्धि, वह यूपीए सरकार की देन है। और उसके बाद 2010 में उसी पर, या 2005 में जो सरकार बनी और यूपीए सरकार से जो फंड इनको मिला, उसी पर 2010 का चुनाव भी जीत गए। 2015 में जब नीतीश जी का अनुमान हो गया कि मजिस्ट्रेट चक्र में पकड़ा जाएंगे, तब उसके बाद जो सो लालू जी के शरण में चले गए, जनादेश मिला। तो क्यों दिया आपने? शरण क्यों दी? मैं बिहार का विकास चाहता हूं। मैं जो है सो हवा पानी बड़ा तो फिर नीतीश कुमार सिंह विकास के चेहरा हुए ना। आज स्थिति, आज नवल जी कह रहे हैं, नवल जी शिक्षा का विकास हुआ। नवल जी बताएं, कह रहे कि शिक्षकों की नियुक्ति हुई। शिक्षक की नियुक्ति कहाँ हुई? आपके यहाँ तो जो शिक्षक का पद रिक्त होते जा रहा है, वह जो है सो पद समाप्त होते जा रहा है। आप तो केवल जो है सो टेंडर पर लोगों को बहाल कर रहे हैं, वेतन पर तो बहाल हो नहीं रही है। आज 4.5 लाख से ऊपर पद बिहार में रिक्त है, जो स्वीकृत पद है, जिसके लिए बजट में प्रावधान है। आप बजट दिखाते हैं कि इतना का बजट बिहार सरकार लाई है, खर्च कितना करते हैं सो तो आप नहीं बताते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, गुंजन जी, नीति आयोग जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, नीति आयोग ने बता दिया कि हर मामले में बिहार फिसली है। लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है, मेरे पास जो है सो यहाँ पर अति है, मेरा अति नहीं है, एनसीआरबी का है। इसमें देखिए कि किस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है। तो केवल जो है सो विकास हुआ है, वही अभी हरखू जी कह रहे थे कि पटना में बड़े बड़े बिल्डिंग बनवा दिए, लेकिन गांव में कहा क्या है? केवल कागज के पन्ने पर है। यहाँ पर एसी में बैठकर अफसर बता देता है, उसी को विकास मानते हैं। आज भी सड़क की वही क्या 15 साल में स्थिति बदली। मैं एक डॉक्टर सुनील से जानना चाहूंगा, उनका कहना है कि जब 2005 में सत्ता सौंपी गई, तब आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी बिहार की, और आपने वो सारी स्थिति बिगाड़ दी। देखिए, उनके शासन काल में जो औद्योगिक स्थिति के लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो प्री रिक्वायरमेंट है, वो है सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। किसी से छुपा नहीं है कि जंगल राज में सड़क की क्या स्थिति थी, बिजली जाती नहीं थी, आती थी, और लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा था कि चिकित्सक व्यापारीगण यहाँ से पलायन कर चुके थे। इसलिए किसी दोषारोपण करना है वो छुपा नहीं है, मगर हम उस पास्ट में नहीं जाएंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए जो प्री रिक्विजिट है, हमने सड़क का जाल, पुल पुलियों का जाल किया। बिहार में कहीं से आप पटना 4 से 5 घंटे में आ सकते हैं। बिजली नियरली 24 घंटे है, देहाती क्षेत्रों में भी। लॉ एंड ऑर्डर के जो वो कागज दिखा रहे गगन जी, तो एनसीआरबी के डेटा में बिहार जो है देश में 23वें स्थान पर है। अब किसी वेबसाइट का कोई डेटा लिया है, मैं उसकी बात नहीं करता,
उन्होंने कहा नौकरी के 4.5 लाख पद रिक्त हैं। देखिए ये आंकड़ों की बाजीगरी में ना करें। नौकरी में करीब 1 लाख पद रिक्त है, जिसमें 70,000 से ज़्यादा पद को जो रिक्ति भरने की प्रक्रिया चालू थी, जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो अभी रुका है। और जैसा कि अब नवल जी ने कहा कि चिकित्सकों की नियुक्ति, नर्सेज की नियुक्ति, पाराकर्मियों की नियुक्ति, पुलिस की नियुक्ति, सारी नियुक्तियां की गई हैं। रोजगार हमने जो दिया ये छुपा नहीं है कि वो लोग जब बिहार झारखंड एक था तो प्रीवियस शासनकाल ने कितनी रोजगार दिया और हमने कितने रोजगार दिया, ये कोई छुपा नहीं है। चलिए रोजगार एक सवाल दर्शक से लेके वेद, और उसके बाद फिर एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे। एक सवाल जो दर्शक हमारे पूछ जी बिल्कुल, एक सवाल जी। सुनील जी, मेरा नाम अभिषेक चंद्रा है, पटना से पत्रकार हूँ। कार्यक्रम का नाम है बिहार में 20 कौन। पहले फेज का चुनाव हो चुका है, 2 फेज और बाकी हैं और 7 तो अभी भी आप लोगों को लग रहा है क्या कि बिहार में आप लोग 20 हैं? और अगर ऐसा लग रहा है क्यों लग रहा है? और अभी भी जंगल राज वही पुराने 15 साल अभी भी आप लोग कोई अभी जस्ट कह रहे थे बाइट में कि किसी भी शहर से आप 5 घंटे के अंदर पटना पहुंच सकते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पटना से मुजफ्फरपुर बाई रोड सरकारी जो मीठापुर 4 घंटे में पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, 1.25 घंटे का रास्ता है। ये कब तक चलेगा? क्यों आपको अभी भी लगता है? अभिषेक जी, आप बहुत जाने माने पत्रकार हैं, जिम्मेदार वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 4 घंटे अगर लगते हैं तो नहीं, मैं आपको कैसे कह दूं कि आप झूठ बोल रहे हैं? आप तो सम्मानित आदमी हैं, लेकिन 4 घंटे नहीं लगते हैं। मुजफ्फर नहीं कह सका जब 4 घंटे नहीं लगते हैं। और पटना से मुजफ्फरपुर का रोड काफ़ी अच्छा है अभिषेक जी। अब किसी ने आप गए होंगे, किसी जाम हो गया होगा, क्या हो गया, मैं व्यक्तिगत किसी आप पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूँ पटना से मुजफ्फरपुर जाने में कि रोड सड़क बहुत अच्छा है, आप आराम से जा सकते हैं। और हमें गर्व है कि जो सड़क पहले मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त जो जाने में वहाँ सड़कें थी और आज जो सड़कें हैं वो कोई तुलनात्मक नहीं है। सुनील जी, आजकल लोग कहते हैं कि आप कहते हैं बिहार के किसी भी कोने में 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि गया जाने में भी अब 5 घंटा लगता है। 15 साल में 500 किलोमीटर का मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। हाँ। अभी भी मैं आ रहा हूँ रजौली से आपके यहाँ। ऐसा नहीं है, अगर आपकी गाड़ी खराब है, आप कहीं फंस गए तो आप अलग बात है। आप बिहार के कोई सड़क या आप ग्रसित हो, आपको मन है विरोध करने का तो आप कर सकते हैं। जी गुंजन जी 15 साल में गांधी सेतु का मरम्मत नहीं करवा सके। जब चुनाव आता है तो माननीय पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी घोषणा करते हैं कि मैं अब उसका शिलान्यास करने जा रहा हूँ। चाहे वह जो है पार्लियामेंट का चुनाव 2014 हो या विधानसभा का चुनाव 2015 हो या जो है सो अब बार एक मैंने पैरेलल में पुल बनाने का अब तक कितना बार शिलान्यास का घोषणा कर दिए। 15 साल में जो सरकार एक पुल नहीं मरम्मत करवा सकती है। हाँ, देखिए चित्रंजन जी कुछ बात कह रहे हैं, पहले क्या होता था, पहले से आज का तुलना नहीं। अभी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर सुनील ने, पहले रोड बनाने जाते थे तो लोग दूध पीता था, अलकतरा पी जाते थे। और हमारे सड़कों से गुंजन जी नहीं उनकी बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। अलकतरा पर कह रहा हूँ मैं। नहीं अलकतरा पीने जिसको अलकतरा पीने की बात करते हैं, आज वो अलकतरा पीने वाली की बेटी इनके उम्मीदवार है। नहीं, आज वो अलकतरा पीने वाली की बेटी इनके उम्मीदवार हो रहे, दूध पी रहे हैं। एक सवाल हम और ले, उसके बाद ब्रेक पे चले जाते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर सबसे जवाब लेंगे हम। जी। एक सवाल। हाँ, एक मिनट। हाँ, देखिए, मैं इस बात के जो हमारे उम्मीदवार अलकतरा पीने वाले की बेटी पर उनका जो हिंट है, वो एक सम्मानित चिकित्सक हैं और एक बहुत ही गंभीरता से वो चुनाव लड़ रही हैं और उनके लिए वो अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, उनके प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मैं उसकी निंदा करता हूँ। चलिए अभी एक सवाल और लेते हैं। लालू यादव का बेटा राबड़ी देवी का बेटा चोर हो गया और इलियास हुसैन की बेटी इनके साथ चला गया तो चलिए मैं व्यक्तिगत दौरे पर से नहीं। चलिए एक सवाल वेद और एक सवाल और। रामा सिंह इनके साथ थे सर वो गंगा से पवित्र थे। सर मैं बक्सर से मतलब पटना से 120 किलोमीटर से ये प्रोग्राम देखने के लिए आया हूँ। आज भी हमारे अब जो भाजपा के नेता है, जो भी नेता हैं,
मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे गांव में रास्ता नहीं है, आज हमारे गांव में रास्ता नहीं है। इसके लिए आप बोलिएगा कि आप अपने डीएम के पास में क्यों नहीं गए। मैं अपने डीएम के पास नहीं, अपने गांव का आवेदन लेकर गया। वहां एक गांव ऐसे नहीं है, ऐसे 2-3 गांव है जहां पे रोड नहीं है। और दूसरी चीज, चलिए 1 मिनट, हाँ इनका जवाब ले लो। और सर दूसरी चीज, आप लोग सब कोई बेरोजगारी बोल रहे हैं, आप सर एजुकेशन ला के दे दो, बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी सर। चलिए अब ये बात डॉक्टर सुनील भी कह रहे थे, लीजिए। देखिए आपके गांव की बात तो मैं, आप कैसा आपका गांव छूटा रह गया, मैं नहीं कह सकता कि आप किस भावना से, किस पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मैं आप पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं, पूर्वाग्रह, अगर कोई सवाल उठाए तो उसको पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं कह सकते ना। मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, मैं भी गाँव से आता हूँ। जो व्यक्ति किसी गांव का होगा उसे पता होगा कि आज उस गांव के अंदर में पगडंडियों में जो ग्रामीण सड़क योजना से चारों तरफ कैसे सड़कों का जाल हो गया, नाला तो बन गया है, चारों तरफ से हो गया। देखिए इस बातों को हम राजनीतिक कारणों से अपने बिहारीपन का, बिहारी अस्मिता पे हम अपना उसको नकारात्मक संदेश नहीं दे सकते हैं। देखिए इतने लोग हैं, अगर ईमानदारी से बोलेंगे तो इनके गाँव में मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जिस तरह की बात नहीं, डॉक्टर साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं वह सड़क आपकी देन नहीं, वह डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे उनके सौजन्य से बिहार में गांव सड़क बना। आपकी सरकार उसको मरम्मत करवाने की स्थिति में नहीं है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकेंगे। और जैसी की बात हमने कही थी कि ये पूरा दौर जो है ये द्विधा का दौर है। अगले सेगमेंट में जब आएंगे तो हम बात करेंगे कि ये दुविधा भरोसे को लेकर क्यों है, बिहार के लोगों में भरोसे को लेकर दुविधा की स्थिति क्यों पैदा हुई है। छोटे से ब्रेक के बाद।